जब टॉमस ने मुझे बताया कि वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वह और क्लारा जा रहे हैं, कि उन्होंने बहुत सोचा और निष्कर्ष निकाला कि वे माटेओ जैसा बेटा नहीं पाल सकते, तो मुझे तुरंत समझ नहीं आया। मैं जो सुन रहा था उसे संसाधित करने में मुझे कुछ सेकंड लग गए। मैं उनके सामने खड़ा था, मेरा दिल पत्थर की तरह कठोर हो गया था, मेरी आत्मा चकनाचूर हो गई थी, और मेरा 3 साल का पोता मेरी गोद में सो रहा था। उन्होंने बिना आंसू बहाए दृढ़ता से बात की, जैसे कि यह निर्णय बहुत पहले ही ले लिया गया हो और वे इसे अभ्यास में लाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। शीत ऋतु का मौसम था। खराब बंद खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा से घर की दीवारें हिल गईं। गैस बिल 2 महीने से अधिक बकाया होने के कारण हीटिंग बंद थी। माटेओ 2 कंबलों और मेरे कोट में लिपटा हुआ सोया, उसका पतला छोटा शरीर बुखार से कांप रहा था। मैं गीले कपड़े और कैमोमाइल चाय से तापमान कम करने में कामयाब रहा। क्लारा, उसकी माँ, पूरे दिन उसे छूना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि वह अब इतना वजन नहीं सह सकते। यह उस शब्द वजन के साथ था कि वे केवल एक सूटकेस लेकर चले गए। उन्होंने बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। कपड़े, कुछ किताबें, इस्तेमाल किए हुए बर्तनों का एक डिब्बा। उन्होंने केवल वही लिया जो उन्हें आवश्यक लगा। मैंने कल्पना की कि कहीं कोई उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कहाँ। उन्होंने फिर कभी फोन नहीं किया, यह जानने के लिए भी नहीं कि माटेओ उस सर्दी में जीवित बचा था या नहीं। मैं उसे अभी भी अपनी बाहों में लेकर रसोई की कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि क्या। शायद वे यह कहते हुए वापस आएंगे कि यह एक मजाक था, कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। लेकिन मुझे जो एकमात्र प्रतिक्रिया मिली वह थी चुप्पी। उस रात ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। बाहर बारिश हो रही थी। घर के अंदर रोटी तक नहीं थी। केवल कुछ पुराने आलू बचे थे जिन्हें मैंने बिना नमक के पकाया क्योंकि उनमें कोई नमक नहीं था। मैंने थोड़ा खाया। जब माटेओ जाग गया तो मैंने उसके लिए सब कुछ बचा लिया। अगले दिन तब तक खिंचते रहे जब तक वे हफ्तों में नहीं बदल गए। यह खबर परिवार में फैलने लगी। मेरी बहन ने मुझे फोन करके कहा कि उसने इसके बारे में किसी और से सुना है। उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है। जब मैंने पुष्टि की तो उसने शुष्क प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बहुत नरम था। माटेओ जैसे बच्चे का पालन पोषण करना एक बोझ था जिसे हर कोई सहन करने को तैयार नहीं था। उसके बाद उसने दोबारा कभी फोन नहीं किया। बाकी रिश्तेदारों का व्यवहार अलग नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि यह मेरे द्वारा टॉमस के लिए सीमाएं निर्धारित नहीं करने का परिणाम था जब वह छोटा था। अन्य लोगों ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। जब वे मेरे घर के पास से गुजरे तो उन्होंने दूसरी ओर देखा, मानो माटेओ की बीमारी कोई संक्रामक बीमारी हो। मेरे एक भतीजे ने बिना किसी शर्म के यहाँ तक कहा कि उसे समझ नहीं आता कि मैं ऐसे व्यक्ति को जीवित रखने पर क्यों जोर दे रहा हूँ जिसके पास कभी स्वायत्तता नहीं होगी। मैंने चुपचाप सबकी बातें सुनी। इसलिए नहीं कि मैं सहमत था, बल्कि इसलिए कि थकान बहुत ज्यादा थी। मैं सुबह होने से पहले उठकर दूसरे लोगों के कपड़े धोने, घरों को साफ करने, कुछ सिक्कों के बदले में कपड़े इस्त्री करने के लिए उठता था। मैं दोपहर को घर लौटता था, जो कुछ भी मुझे खाना होता था उसे तैयार करता था और दोपहर का समय माटेओ की देखभाल में बिताता था। उसकी मालिश करता था, व्यायाम में मदद करता था, पैसे होने पर उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाता था। माटेओ ने बहुत कम, बमुश्किल स्पष्ट शब्द बोले, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। उसने मुझे डर और मिठास के मिश्रण से देखा जो मेरे दिल को चीर गया। जब वह एक उंगली हिलाने में कामयाब हो गया तो उसने इसे ऐसे दिखाया जैसे कोई ट्रॉफी दिखा रहा हो। मैंने अत्यधिक खुश होने का नाटक किया। उसने ताली बजाई और कहा कि वह दुनिया का सबसे मजबूत लड़का है। मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरा डर महसूस हो, लेकिन मैं बहुत डर गया था। डर है कि वह विरोध नहीं करेगा, कि उसका शरीर एक दिन बस रुक जाएगा, कि न तो गीले कपड़े, न आलू, न ही मैंने उसे जो असीम प्यार दिया वह उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे सबसे ठंडी रातें याद है जब आप सांस छोड़ते थे तो हवा ठंडी लगती थी। उन रातों में मैं उसे अपने शरीर से ढकती थी और मनगढ़ंत गाने गाती थी ताकि उसे खालीपन महसूस न हो। मैंने सोचा कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। वह मेरा सबसे बड़ा डर था। न उसकी बीमारी, न उसका दुख, न उसकी भूख। मुझे इस बात का डर था कि उसके चलने से पहले ही मर जाना, उसका नाम बोलना, इस निर्दयी दुनिया के खिलाफ कोई बचाव करना। वे वर्ष न तो बड़ी घटनाएं लेकर आए, न ही अप्रत्याशित चमत्कार।
जो अस्तित्व में था वह दृढ़ता थी। हर दिन एक चढ़ाई थी, हर भाव एक लड़ाई थी। और फिर भी हम जारी रखते हैं, क्योंकि मैं दूसरों की तरह उसे त्याग नहीं सकता था। उसके चेहरे पर उसने किसी ऐसे व्यक्ति की पवित्रता देखी जिसने जन्म लेने के लिए नहीं कहा, लेकिन पहले ही उसकी निंदा की जा चुकी थी। कभी कभी जब मैं उसे चम्मच भर प्यूरी खिलाती थी तो मुझे आश्चर्य होता था कि एक माँ के रूप में मैं कहाँ विफल रही हूँ। क्या उसने टॉमस को बहुत बिगाड़ दिया? क्या मुझे क्लारा पर और अधिक सख्त होना चाहिए था? लेकिन ये सारे संदेह तब दूर हो गए जब मेटो ने मुझे अपनी गोल आंखों के साथ चमकती हुई कुटिल मुस्कान दी। वह सब कुछ मायने रखता था। बस वह। पड़ोसियों ने हमें दया की दृष्टि से देखा। कुछ लोगों ने वह सब कुछ दिया जो वे कर सकते थे। बासी रोटी का एक छेला, पुराने कपड़े, हमारे दरवाजे पर गुमनाम रूप से छोड़ी गई एक टूटी हुई व्हीलचेयर। उन्होंने बिना अभिमान, बिना शर्म के सब कुछ स्वीकार कर लिया। जो कुछ भी माटेओ के जीवन को आसान बना सकता था उसका स्वागत है। मुझे राय की परवाह नहीं थी। और इस तरह साल बीत गए। अहिरे से मानो समय तौल रहा हो। माटेओ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ। उनका शरीर नाजुक बना हुआ था, उनका चलना फिरना लगभग नगण्य था। मैं केवल कुछ सेकंड के लिए ही खड़ा रह सका। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हार नहीं मान सका। मुझ में कुछ यह जानता था कि हम इस तरह गायब नहीं होंगे, यह परित्याग हमारा परिणाम नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि बदलाव कब आएगा। शायद यह कभी नहीं आएगा। लेकिन जब तक मुझ में सांस थी, उसके पास कोई न कोई था। कोई है जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और यह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। साल बीते नहीं, रेंगते रहे। हर सर्दी एक वाक्य की तरह महसूस होती थी, हर गर्मी एक चुनौती की तरह। हम एक खंडहर पड़ोस में रहते थे, जहां गरीबी का शोर हमेशा रहता था। दीवारों में चीखें गूंज रही थीं, बच्चे कूड़े और टूटे हुए कांच के बीच खेल रहे थे। वहां भी, क्षय के बीच में भी, ऐसे लोग थे जो हमें घृणा की दृष्टि से देखते थे। मानो किसी विकलांग बच्चे का पालन पोषण करना एक प्रकार की सजा, एक कलंक हो। माटेओ 5 साल का था और मुश्किल से खड़ा हो पाता था। पैर की मांसपेशियां ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। बाहें पतली, कापती, नाजुक थीं। हमने उधार की व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया, जिसका पहिया रीला था और पीठ टूटी हुई थी। जब हम बाहर गए, यहाँ तक कि कोने तक भी ताकि वह सूरज देख सके, आंखें सुइयों की तरह उस पर अटक गईं। कोई राह से भटक गया, कोई आपस में बड़बड़ाने लगा, कभी खुलकर हंसने लगा। पड़ोस के बच्चे क्रूर थे, शुद्ध बुराई के कारण नहीं, बल्कि अपने माता पिता से विरासत में मिली अज्ञानता के कारण। उन्होंने अपमान किया, उसकी हरकतों की नकल की, पूछा कि क्या वह मंदबुद्धि है। एक बार उन्होंने उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंके। दूसरी बार उन्होंने उसे धक्का दिया और वह गिर गया। मैं पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उनके पीछे भागा। वे भाग गए। किसी माँ ने माफी नहीं मांगी। किसी भी वयस्क ने खेद व्यक्त नहीं किया। परिवार बेहतर नहीं था। मेरे भाई समय समय पर चावल का एक पैकेट या समाप्त हो चुकी कॉफी का एक बर्तन लेकर आते थे, दयालुता के कारण नहीं, बल्कि अपने विवेक को शांत करने के लिए। उनके साथ हमेशा अप्रिय टिप्पणियां, क्रूर विडंबनाएं, अमानवीय तुलनाएं होती थीं। एक भाभी ने सबके सामने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद माटेओ का जन्म हुआ होता तो बेहतर होता। किसी ने उसे डांटा नहीं। मैं चुप रहा, इसलिए नहीं कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया, बल्कि इसलिए कि मुझमें अब जवाब देने की ताकत नहीं रही। माटेओ ने सब कुछ सुना। उसे सभी शब्द तो समझ में नहीं आए, लेकिन उसे स्वर, छुपी हुई अवमानना महसूस हुई। वह बहुत गहराई तक गया। कुछ रातों में मैं उसे जागता हुआ, आंखें खुली, चुप, छत की ओर देखता हुआ पाता, जैसे कि उसे पता हो कि वह कहीं का नहीं है। मैं उसके बगल में लेट गया और उसके बालों को तब तक सहलाता रहा जब तक वह सो नहीं गया। जब वह 6 साल का हुआ, तो मैंने उसे पब्लिक स्कूल में डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे उसके जैसा बच्चा पाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने मिन्नतें की, मेडिकल रिपोर्ट्स लीं। उन्होंने सुझाव दिया कि वह एक विशेष स्कूल की तलाश करें, लेकिन कतारें अंतहीन थी और लागत असंभव थी। मैंने उसे घर पर उस महिला द्वारा दान की गई सामग्री से पाया जिसके लिए मैं सफाई करता था। उसने धीरे धीरे सीखा, लेकिन उसने सीखा। वह अक्षर पहचानता था, उंगलियों से गणित करता था, वाक्य दोहराता था। प्रत्येक सफलता एक अंतरंग उत्सव थी। मुझे कोई आराम नहीं था। मैंने घरों की सफाई, खाना बनाना,
कपड़े इस्त्री करने का काम किया। उसे बहुत कम मिला, बस इतना कि वह भूख से न मरे। मैंने कभी शिकायत नहीं की। हर पैसा उसके लिए था, भोजन, दवा, भौतिक चिकित्सा। मैंने अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे। उसके पास जो कुछ भी था वह अमीर पड़ोस के दान या कूड़ेदान से आया था। लेकिन उसके सिर पर हमेशा एक छत होती थी, चाहे वह कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो, और गर्म खाना, चाहे कितना भी कम हो। ऐसे भी दिन थे जब मेरा शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, दर्द हर जगह था, और मैं फिर भी उठ जाता था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हम अकेले थे। कोई सपोर्ट नेटवर्क नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं। बस हम दोनों उस दुनिया के खिलाफ थे जिसने हमें पीछे छोड़ दिया था। एक समय मेरा दूसरा बेटा, सबसे छोटा, हमसे मिलने आया। यह अधिक समय तक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मातेयो को इस तरह देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। मैंने उत्तर दिया कि जब तक मैं सांस लूंगा, माटेयो मेरे साथ रहेगा। वह कभी वापस नहीं आया। शायद हमें भूलना आसान था। मैं माटेयो के सामने कभी नहीं रोया। मैंने उसके सोने का इंतजार किया, बाथरूम में गया, दरवाजा बंद किया और गिर पड़ा। आंसू दुढ़क के नहीं, बल्कि हताशा, क्रोध, थकावट के थे। मैं रोया क्योंकि मैं बेहतर जीवन नहीं दे सका, क्योंकि मैं उसका शरीर नहीं बदल सका, नहीं उसे उस कुर्सी से हटा सका। उसने छोटे छोटे सपने देखे, एक साफ सुथरा पार्क, फफूंद रहित एक घर, एक नई नोटबुक, एक स्कूल जहां उसे अजीब नजरों से नहीं देखा जाएगा। मैं न विलासिता चाहता था, न कार, न यात्रा, बस गरिमा, बस उस व्यक्ति के लिए न्याय जिसे कभी नहीं मिला। और इन सब के बावजूद मातेयो एक प्यारा लड़का था। कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी अपनी हालत पर रोना नहीं रोया। उन्होंने मेरी ओर ऐसी कोमलता से देखा जो केवल वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने बचपन से दर्द जाना हो। उसने अपनी नाजुक बाहों से मुझे गले लगाया और कहा, दादी, मानो वह शब्द दुनिया में मौजूद सभी अच्छी चीजों का हो। टॉमस और क्लारा को हमें छोड़े हुए 6 साल हो गए हैं। वे कभी वापस नहीं आए, कभी फोन नहीं किया, यहाँ तक कि एक पत्र भी नहीं। कभी कभी मैं कल्पना करता था कि वे ठीक थे, कि उन्होंने बिना किसी दर्द, बिना किसी दायित्व के अपना जीवन फिर से शुरू कर दिया था। और इससे मुझे दुख हुआ, उनके गुस्से के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जिन क्षणों में हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने वहां मौजूद न रहने का फैसला किया। उन्होंने हमें मिटा दिया। हम वो बन जाते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। वह बूढ़ी औरत जो अशक्त को अपने साथ रखती है, वह पागल औरत जो जाने नहीं देती, वह जिद्दी औरत जो हार नहीं मानती। हम 2 छायाएं बन गए जो प्रेम और मौन के आधार पर समय तक जीवित रहीं। और फिर भी हम जारी रखते हैं, आशा या विश्वास के कारण नहीं, बल्कि हार न मानने की शुद्ध आवश्यकता के कारण। क्योंकि भले ही कोई नहीं जानता था, माटेयो के सामने एक जीवन था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास यह है, मैं यथासंभव उसके साथ रहूंगा। सबसे कठिन वर्ष 7 से 11 के बीच थे। हम एक जमे हुए समय में रहते थे, जैसे कि सर्दी शाश्वत थी, तब भी जब बाहर गर्मी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महीना, अप्रैल, अक्टूबर या जनवरी, घर पर हमेशा ठंड रहती थी। दीवारों में, हाथों में, हड्डियों में, लेकिन विशेष रूप से हृदय में खंदक। हमारा घर एक सीमेंट का बक्सा था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर कोने में सीलन थी। हम एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते थे, स्नेह के कारण नहीं, हालांकि स्नेह बहुत था, बल्कि इसलिए क्योंकि रात के दौरान ठंड से बचने का यही एकमात्र तरीका था। घर एक नम और शांत कक्ष था, जहां रिसाव सुबह के शुरुआती घंटों की लय तय करता था। जब बहुत बारिश हुई, तो मैंने जमीन को झील में बदलने से रोकने के लिए बाल्टियां, बर्तन, ट्रे, जो कुछ भी मुझे मिला, फैला दिया। कभी कभी मैं भीगे हुए पैरों के साथ उगता हूँ और बासी गंध पहले से ही मेरी त्वचा से चिपकी रहती है। माटेयो अक्सर बीमार रहता था। ठंड उसे धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। उनके नाजुक फेफड़े और पुराने इंजन की तरह लड़खड़ाती प्रतिरक्षा प्रणाली ने हर सर्दी को खतरे में डाल दिया। बिना किसी कारण के बुखार आ गया, खांसी लगातार साथ दे रही थी, संक्रमण दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छे डॉक्टरों के लिए पैसे नहीं थे। मैं उसे पड़ोस के स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, जहां उन्होंने हमारे साथ अरुचिकर व्यवहार किया, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस काम को जल्दी से पूरा करना चाहता हो जिसे वह नापसंद करता हो। उन्होंने हमें एक्सपायर्ड सिरप या गोलियां दी,
जिन्हें मैंने लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं शिकायत नहीं कर सका। यह वही था या कुछ भी नहीं था। मैंने उपचार जारी रखा। मैंने उन फिजियोथेरेपिस्टों से सीखा जिनसे हम एक सार्वजनिक अस्पताल में मिले थे, इससे पहले कि हमें रिक्तियों की कमी के कारण वापस भेज दिया गया था। उन्होंने मुझे मेरी मांसपेशियों को सक्रिय रखने के लिए कुछ गतिविधियां सिखाईं और मैं उन्हें हर दिन किसी प्रार्थना करने वाले की भक्ति के साथ दोहराता था। कभी कभी माटेओ रोता था, शारीरिक दर्द के कारण नहीं, बल्कि हताशा के कारण। मैं अपने पैर हिलाना चाहता था, मैं अपने आप खड़ा होना चाहता था, मैं दौड़ना चाहता था। मैं आपके हाथ पकड़ूंगा, आपकी आंखों में देखूंगा और कहूंगा, आप इसे बनाएंगे। मुझे नहीं पता कि क्या उसे सचमुच इस पर विश्वास था या वह सिर्फ मुझ पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उस विश्वास के साथ सिर हिलाया जो केवल बचपन से निर्वासित बच्चे ही निभाते हैं। मेरी दिनचर्या अपरिवर्तित थी। मैं 5 बजे उठता था, बिजली के चूल्हे पर कुछ पानी गर्म करता था जो चालू न होने की धमकी दे रहा था। अगर मेरे पास कुछ था तो दलिया तैयार करता था, या अगर मेरे पास नहीं था तो बासी रोटी तैयार करता था। मैंने माटेओ को उसकी किताबों और टूटे खिलौनों के साथ छोड़ दिया और घरों की सफाई करने के लिए बाहर चला गया। मैं दोपहर से पहले लौटा, हमारा दोपहर का भोजन तैयार किया, अभ्यास किया, साथ में अध्ययन किया। वह झपकी ले लेता था। मैं फिर बाहर चली जाती थी, दूसरे लोगों के कपड़े धोने के लिए। वह रात को अपने हाथ टूटे हुए, पीठ में दर्द और भीगे हुए जूते लेकर लौटा, लेकिन वह वापस आ गया। वह हमेशा वापस आता था। हमारे पास टेलीविजन नहीं था। माटेओ ने पाया उन्हें विज्ञान, इतिहास, जानवरों के बारे में किताबों से प्यार हो गया। मुझे जो बाजारों में मिला, मैंने ले लिया, या जिन महिलाओं ने मेरे लिए साफ सफाई की, उन्होंने मुझे दे दिया। एक बार एक अमीर महिला ने मुझे एक अधूरा विश्वकोश दिया। जब मैंने इसे दिखाया तो माटेओ ने इसे एक खजाने की तरह गले लगा लिया। मैं हर रात पढ़ता हूँ, मेरी उंगलियां पन्नों पर ऐसे फिसलती हैं जैसे कि वे त्वचा हों। अंदर उसने एक ऐसी दुनिया की खोज की जहां वह अलग नहीं था, जहां उसका शरीर एक जेल नहीं था। वहां उन्होंने उड़ान भरी। पड़ोसियों ने बमुश्किल हमसे बात की। हम उस परिदृश्य का हिस्सा थे, जैसे टेया लैंपपोस्ट या कोने पर छोड़ी गई दुकान। मुझे करुणा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे उदासीनता की भी उम्मीद नहीं थी। पुरानी वायरिंग के कारण जब किचन में आग लगी तो हम लोग डर कर भाग गए। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। किसी ने नहीं पूछा कि क्या हम ठीक हैं। बाद में जब धुआं छंट गया तो एक पड़ोसी ने खिड़की से पानी की एक बोतल बाहर फेंकी। उन्होंने कहा, अगर इसमें फिर से आग लग जाए, और बस इतना ही था। क्रिसमस एक अनुस्मारक के रूप में आया कि हम अकेले थे। जबकि अन्य लोगों ने आतिशबाजी, भुने हुए मांस और तेज आवाजों के साथ जश्न मनाया, हमने मोमबत्तियां जलाईं, चाय और ब्रेड ली और यह हमारे लिए पर्याप्त था। मैंने कहानियां सुनाईं जो मैंने मौके पर ही गढ़ी। मैंने एक ऐसे भविष्य के बारे में बात की जहां उसका अपना घर, अपना जीवन, अपनी आज़ादी होगी। उन्होंने मेरी बात उस विश्वास के साथ सुनी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। माटेओ को नए खिलौनों, साफ सुथरे पार्कों या जन्मदिन पार्टियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके उपहार थे हस्तनिर्मित चित्र, प्रयुक्त पुस्तकें, शब्द। और फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी अपने पिता या माँ के बारे में नहीं पूछा। मैंने कभी जानना नहीं चाहा कि वे क्यों नहीं आए। मुझे लगता है वह जानता था। मुझे पता था कि यह बचा हुआ है, और उसने इसके साथ जीना सीख लिया। मैं उन्हें भी भूल चुका था। मैंने क्रोध के कारण नहीं, बल्कि जीवित रहने के कारण उन शब्दों को अपनी शब्दावली से हटा दिया। वे ऐसे घाव थे जिनसे अब खून नहीं बहता। मेरा शरीर उसके जीने का एक साधन बन गया, और कुछ मायने नहीं रखता। कुछ समय तक मैंने एम्पानाडस बेचा। मेरे पास जो था मैंने वही किया। माटेओ उन्हें तात्कालिक बॉक्स में संतुलित करते हुए चौराहे पर ले गया। कुछ दिनों तक हमने कुछ भी नहीं बेचा। अन्य 1 लीटर दूध और कुछ मांस खरीदने के लिए पर्याप्त, सिर्फ उसके लिए। मैंने चावल या पतला सूप खाया। उसे बड़ा होने की जरूरत थी। मुझे ताकत की जरूरत थी। मुझे एक सर्दी याद है। उनके फेफड़ों में संक्रमण था। उसे बुखार नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा भूरे रंग की थी। मैं हिला रहा था। मैं उसे अस्पताल ले गया। हमने गलियारे में 9 घंटे इंतजार किया। वह कंबल ओढ़कर फर्श पर सोया था। जब मुझे दिखाया गया तो डॉक्टर ने मुझे एक अप्राप्य नुस्खा दिया।
मैं कागज हाथ में लेकर एक सीमेंट की बेंच पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने एक पड़ोसी से पैसे उधार लिए। इसे लौटाने में मुझे 3 महीने लग गए। हमारे पास कोई फोटो नहीं थी। हमारी यादें शरीर में रहती थी, इशारों में, दोहराव में, कई बार बोले गए शब्दों में। माटेओ ने बहुत कम कहा, लेकिन कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रोज रोज। कभी कभी वह अपनी पतली उंगलियों से मेरे चेहरे को सहलाता था, जैसे वह मेरा ख्याल रख रहा हो। और मैं, दुनिया का दर्द अपने कंधों पर लेकर, अभी भी खड़ा था। साहस से नहीं, विकल्प के अभाव के कारण। अगर मैं गिर गया, तो वह भी गिर जाएगा। और मैं इसे गिरने नहीं दे सका। हमारा जीवन ऐसा ही था, दोहराव, धुंधलापन, अकेलापन। लेकिन प्रेम का एक अदृश्य धागा था जिसे दुरेक भी नहीं काट सकता था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास एक दूसरे थे। और बस इतना ही था। कोई निर्णायक क्षण नहीं था। यह एक धीमी गति से संचय था। टेढ़ी नजर, जहरीली सलाह, हाथ जो तब पीछे हट गए जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई त्रासदी नहीं थी। बस यह एहसास कि उस जगह ने हमें तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं दिया। वह शरद ऋतु की दोपहर थी। मातेओ 11 वर्ष का था। हम धूप सेंकने के लिए बाहर गए। हम एक निर्माणाधीन मकान के सामने रुके। उसे यह देखना अच्छा लगता था कि शून्य से भी कुछ कैसे निकलता है। बच्चों का एक समूह उधर से भागा। उनमें से एक रुका, हमारी ओर देखा और कुछ ऐसा चिल्लाया जिससे मुझे मेरी अपेक्षा से अधिक दुख हुआ। यह एक टूटी हुई गुड़िया की तरह लग रही है। उसने कहा, कोई भी बेकार चीज ले जाना नहीं चाहता। वह मेरे दिवंगत पति के एक परिचित का पोता था। माटेओ रोया नहीं, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। लौटते समय वह चुप रहा। अगले दिन उसने वयस्क स्वर में कहा कि वह कहीं और रहना चाहता है, जहां वे उसे इस तरह न देखें। उसने पूछा, और मैं, जो वर्षों से इस बारे में सोच रहा था, समझ गया कि वह क्षण आ गया है। अगर हम रुके तो वह सूत जाएगा, और मैं उसके साथ मर जाऊंगा। मैंने चुपचाप सब कुछ योजना बनाई। मैं जो बेच सकता था मैंने बेच दिया। एक पुराना रेडियो, एक लैंप, कुर्सियां। मैंने हफ्तों तक सिक्के बचाए रखे। मुझे ऐसे शहर में एक कमरा मिला जहां हमें कोई नहीं जानता था। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। मातेओ ने बिना पीछे देखे घर को अलविदा कह दिया। मैंने बिना चाबी के दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उन्हें दरवाजे की कुंडी पर लटका हुआ छोड़ दिया। किसी भी चीज ने हमें वहां नहीं रोका। यात्रा लंबी और खामोश थी। माटेओ ने मुझे बड़ी, शांत आंखों से देखा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं डर गया था, हाँ, सब कुछ गलत हो जाने का डर। लेकिन वापस जाना संभव नहीं था। नई जगह बदसूरत, शोर शराबा और उबड़ खाबड़ की। लेकिन हमें कोई नहीं जानता था। किसी ने हमारी ओर दया की दृष्टि से नहीं देखा। गुमनामी हमारी पहली राहत थी। कमरा छोड़ा था। रसोई साझा थी। बाथरूम दालान में। लेकिन यह नया था। यह हमारा था। माटेओ ने बसों को खिड़की से गुजरते देखा और पूछा कि वे कहाँ जा रही है। मैंने कहा, संभावित भविष्य के लिए। और वह आंखों से मुस्कुराया। मुझे जल्द ही काम मिल गया। सफाई करना, कपड़े धोना, बुजुर्गों की देखभाल करना। मैंने सब कुछ अधिक ऊर्जा के साथ किया, इसलिए नहीं कि मैं कम थका हुआ था, बल्कि इसलिए कि अब मैं कुछ बना रहा था। माटेओ बदल गया है। वह अपने आप उठने लगा, बिना किसी मदद के कपड़े पहनने की कोशिश करने लगा, अपने शरीर को मेज तक खींचने लगा। मैंने उसे एक समावेशी स्कूल में दाखिला दिलाया। यह आसान नहीं था। मैंने तब तक जोर दिया जब तक मैं थक नहीं गया। लेकिन हमने यह किया। यह उनकी उम्र के बच्चों के बीच पहली बार था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, कठिनाई से चलता था, लेकिन रुकता नहीं था। धीरे धीरे यह एकीकृत हुआ। एक दिन वह एक झंडे का चित्र लेकर वापस आया। उन्होंने कहा कि यह उनका देश है, उनका नया देश है, उनका नया जीवन है। वहां सब कुछ बदलने लगा, थोड़ा थोड़ा करके। उन्होंने विज्ञान की पुस्तकें मांगी। मैं शरीर, मस्तिष्क, ऊर्जा को समझना चाहता था। मैंने उसे वह देने के लिए अधिक मेहनत की जो उसने मांगा। मैंने अधिक घंटे काम करने के लिए नींद छोड़ दी। सब उसके लिए। एक दोपहर मैं घर आया और उसे सौर मंडल के बारे में एक पाठ जोर से पढ़ते हुए पाया।
उन्होंने शब्दों का उच्चारण कठिनाई से लेकिन दृढ़ता से किया। मैं उसकी बात सुनने के लिए बैठ गया और मैं समझ गया कि वह बच्चा टूटा नहीं था। मैं बस खिलने के लिए सही जगह का इंतजार कर रहा था और मैंने इसे लेकर अच्छा किया। कमरा हमारा आश्रय था। वह एकल बिस्तर जो हमने साया किया था, दान की गई कोठरी, वह कुर्सी जो हर चीज के लिए सहारा बनी, और एक छोटी सी मेज जहां माटेओ अपनी किताबों के साथ घंटों बिताते थे। टेबल मेरा पहला बड़ा उपहार था। लकड़ी के टुकड़ों के साथ प्रयोग किया गया, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे प्राप्त किया जैसे कि यह सोना हो। वहां उन्होंने अपनी नोटबुक, अपनी किताबें, अपने सपने रखे। मैं अपनी पीठ, पैरों में दर्द और उंगलियों में सूजन के साथ उठा। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की देखभाल की जो 5 ब्लॉक दूर रहती थी, जबकि उन्होंने उसकी हर चीज में मदद की, स्नान, कपड़े, भोजन। दोपहर में मैं घरों की सफाई करता था और वह सप्ताहांत पर गैस स्टेशनों पर शौचालय धोता था। प्रत्येक वजन का एक गंतव्य था। भोजन, किराया, माटेओ की दवा, आपूर्ति। विलासिता या आराम के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था, क्योंकि मैं दिन गुजारने से परे किसी चीज के लिए लड़ रहा था। उन्होंने अपने भविष्य के लिए संघर्ष किया। माटेओ ने जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर अनुकूलित किया। पब्लिक स्कूल उत्तम नहीं था, लेकिन कम से कम उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता था। शिक्षकों को जल्द ही उसके बारे में एक अनोखी बात नजर आई। मुझे आश्चर्य हुआ जब उनमें से एक ने मुझे फोन किया और बधाई देते हुए कहा कि उसने इतना दृढ़ निश्चयी छात्र कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि उनमें प्रभावशाली क्षमताएं। मैं भावुक हो गया, लेकिन मैं वहां रोया नहीं। मैंने आंसुओं को शयनकक्ष के लिए बचाकर रखा, जहां मातेओ के सोते समय वे चुपचाप गिर जाते थे। वे दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि गर्व, राहत, नई आशा के आंसू थे। समय के साथ साथ आपके शरीर में भी बदलाव आता गया। हालांकि उसे अभी भी चलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन वह कम गिरा। वह अधिक मजबूत, अधिक संतुलित हो गया। हमने रोजाना व्यायाम किया। मैंने उसकी मालिश की, उसकी मांसपेशियों को फैलाने, उसके शरीर को चुनौती देने में मदद की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी हमें रुकने के लिए नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि बहुत हो गया। हम उसे एक सार्वजनिक अस्पताल में अपॉइंटमेंट के लिए ले गए, जहां विशेषज्ञ ने आश्चर्य के साथ हमें बताया कि उसकी प्रगति दुर्लभ थी और अधिक उपचार के साथ वह कुछ वर्षों के भीतर बिना सहायता के चलने में भी सक्षम हो जाएगा। मैं ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहता था, लेकिन हम हल्का महसूस करते हुए वहां से चले गए। एक दोपहर, पिछवाड़े में कपड़े धोते समय, मैंने उसे खिड़की से देखा। वह बिना किसी सहारे के खड़ा होकर जोर जोर से पढ़ रहा था। यह थोड़ा हिल रहा था, लेकिन यह 5 मिनट से अधिक समय तक स्थिर रहा। जब वह बैठ गया तो मैं बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और कहा कि वह लगभग वहां पहुंच गया है, जल्द ही उसे कुर्सी की आवश्यकता नहीं होगी। मैं उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे एक कप गर्म दूध पिलाया। कहने के लिए और कोई शब्द नहीं थे। समय गुजरता गया। मैंने काम किया, उसने पढ़ाई की। रात को हमने साथ में खाना खाया। उसने मुझे पढ़कर सुनाया, मैंने उसके पाठों को सुधारा, जो मैंने सीखा था उसे सिखाया। उन्होंने सौरमंडल, विकास, भौतिक नियमों के बारे में बात की। मुझे सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने समर्पित होकर उनकी बात सुनी। यह सिर्फ ज्ञान नहीं था, यह एक प्रेरक शक्ति थी। उसने मुझे दिखाया कि सब कुछ समझ में आता है, इसका एक उद्देश्य था, कुछ बड़ा। गेस्ट हाउस के मालिक ने हमारी स्थिति के बारे में सुनकर हमें एक बड़े कमरे में ले जाने की पेशकश की। उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बस इतना कहा, आप अच्छे लोग हैं। वह कमरा हमारा छोटा सा महल था। माटेओ को एक अध्ययन कक्ष, अपना बिस्तर, एक लैंप मिला। मैं बिल्कुल भी लड़खड़ाए बिना आगे बढ़ सकता था। आखिरकार हमने सांस ली। समय के साथ माटेओ स्कूल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगा। उन्होंने पदक, डिप्लोमा, किताबें जीतीं। वह उन्हें युद्ध की ट्रॉफियों की तरह लाया और मैंने उन्हें एक के बगल में दीवार पर चिपका दिया। हर एक उन लोगों के खिलाफ एक जीत थी जिन्होंने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। हम अभी भी गरीब थे, लेकिन अब हमारे बीच एक नया शब्द था, भविष्य। और इसलिए हम जारी रखते हैं। मैंने माटेओ को पहली बार मई की ठंडी सुबह में बिना सहायता के चलते देखा। यह बस कुछ ही कदम था, छोटा और झिझक भरा। मेरी बाहें मेरे सामने फैली हुई थीं,
जैसे कि मैं अंधेरे में था। उसने कुछ कहा नहीं। मैंने उसे देखा, और बस इतना ही। जब वह रुका, तो उसने भय और गर्व के मिश्रण से मेरी ओर देखा। मैंने उसे गले लगाया, उसे अपनी छाती से लगाया, महसूस किया कि मेरा शरीर प्रयास से नहीं बल्कि भावना से काम रहा है। यह पहला ठोस संकेत था कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। हमने वर्षों तक जो किया था, मालिश, व्यायाम, घरेलू उपचार, सहायक सैर, उसका फल मिलने लगा। धीमा, हाँ, लेकिन वास्तविक। माटेओ अब वह टूटा हुआ लड़का नहीं रहा जो पहले था। अब वह किशोरावस्था में था, एक ऐसा वादा जो पीड़ादायक लेकिन दृढ़ता से किया गया था। डॉक्टरों ने वही पुष्टि की जिसका हमें पहले से ही संदेह था। उनका विकास उल्लेखनीय था। अब उन्हें छोटी यात्राओं के लिए व्हीलचेयर की जरूरत नहीं रही। उनकी मांसपेशियां मजबूत थीं, उनकी सांसें अधिक नियंत्रित थीं। उन्होंने मुझे बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई लोग इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे इसकी कीमत नहीं जानते थे। वास्तव में इसका मतलब क्या था? बदले में, माटेओ नहीं रुका। उन्होंने उसी अतृप्त जिज्ञासा के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी, हमेशा दुनिया को आत्मसात करते हुए। उन्हें अधिक जटिल विषयों में रुचि होने लगी, दर्शन, राजनीति, राज्य संरचना। मैंने सरकारी प्रणालियों, 20वीं सदी के इतिहास, देशों को बदलने वाले नेताओं के बारे में पढ़ा। हमने इस बारे में घंटों बात की, और हालांकि मुझे सब कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैंने मंत्रमुग्ध होकर उसकी बात सुनी। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि उन लोगों की मदद कर सकें जिन्हें सिस्टम ने त्याग दिया है, भुला दिया है। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा, कोमलता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण, और मुझसे कहा, आप प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि कुछ उपयोगी करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैंने अपना सिर हिलाया, अवाक रह गया। मेरे गले में एक गांठ महसूस हुई। समय बीतता गया। मैंने काम करना कम कर दिया क्योंकि माटेओ ने निजी पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने गणित, इतिहास, भाषा में अन्य बच्चों की मदद की। उसने बहुत कम कमाया, लेकिन उसने मेरे साथ साझा करने के लिए किताबें, एक नया बैकपैक और कभी-कभी एक केक खरीदा। प्रत्येक इशारा प्यार की एक शब्दहीन घोषणा थी। मातेओ का शरीर अब उसे इतना धोखा नहीं देता था। उसके पास अभी भी कमजोरी के क्षण थे, लेकिन वे कम बार होते थे। मैंने उसे दौड़ते, लड़खड़ाते और अपने आप उगते देखा। मैंने उसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते, कक्षा में सबसे आगे खड़े होते और दृढ़ स्वर में बोलते देखा। उन्होंने सहकर्मियों का बचाव किया, बिना अपना आपा खोए शिक्षकों से बहस की। वर बड़ा हुआ। मैं भी बदल गया। मैं अब हर दिन डरकर नहीं उठता। प्रत्येक सिक्के का वजन अब पहले जितना नहीं रहा। हम अभी भी गरीब थे, लेकिन हम दुखी नहीं थे। हमारे पास नियंत्रण, गरिमा, अर्थ था। भविष्य, जो कभी दूर था, अब निकट आ रहा था। माटेओ ने स्कूल की बहसों, वक्तृत्व प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। उसकी आवाज, जो पहले नरम और कांप रही थी, स्पष्ट और गहरी हो गई। उन्होंने मुझे हर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया, और मैं पीछे बैठकर अविश्वास और गर्व के मिश्रण से उन्हें देख रहा था। वह, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह जीवित नहीं रहेगा, नहीं चलेगा, कि वह कुछ भी नहीं होगा, अब वह वहाँ थे, न्याय, समानता, अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने एक वक्तृत्व प्रतियोगिता जीती और हमारे प्रांत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजधानी गए। हमने कभी पड़ोस नहीं छोड़ा था। यह एक उल्लेखनीय यात्रा थी। हम एक साधारण होटल में सोते थे, भोजन की एक प्लेट साझा करते थे, उन सड़कों पर चलते थे जिनके बारे में हम केवल किताबों में जानते थे। प्रतियोगिता में माटेओ ने विकलांग लोगों की गरिमा के बारे में बात की। उन्होंने मेरा नाम लिए बिना मेरे बारे में बात की, लेकिन मैं जानता था। जब वे लौटे तो स्कूल ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया। उन्होंने एक समारोह आयोजित किया, उन्हें किताबें दी, एक सम्मान दिया। मैंने उसे बगल से देखा। मैंने खुद को केंद्र में नहीं रखा, लेकिन मैं जानता था कि यह उपलब्धि भी मेरी ही थी। उनका हर कदम मेरा था, हर उपलब्धि मेरी खामोशी, मेरे हाथों का नतीजा थी। उसने असंभव को हासिल कर लिया था। दर्द को प्रेरणा में, गरीबी को प्रतिरोध में, अस्वीकृति को ताकत में बदल दिया। 15 साल की उम्र में माटेओ पहले से ही एक अलग व्यक्ति था। उसका शरीर अभी भी पतला है, लेकिन दृढ़ है। वह बिना किसी सहायता के आत्मविश्वास से चलता रहा, उस कठिनाई के थोड़े से निशान के साथ जो अब उसे परिभाषित नहीं करती थी। उसका चेहरा,
जो पहले पीला और शांत था, अब निरंतर ऊर्जा बिखेर रहा था। रात में, जब अन्य लोग सोते थे, वह पढ़ाई करता था। किताबों और नोटबुक्स से घिरे हुए, मैंने खुद को जटिल पाठों में डुबो दिया, एकाग्रता के साथ हर चीज को आत्मसात कर लिया जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने आवश्यकता के कारण अध्ययन किया, क्योंकि वह जानते थे कि ज्ञान ही उन जंजीरों को तोड़ने का एकमात्र तरीका था जो व्यवस्था ने उन पर थोपी थीं। मैं अब उसकी मदद नहीं कर सका। मेरा ज्ञान सीमित था, लेकिन मैंने हर चीज में उनका समर्थन किया। मैंने कॉफी बनाई, संगीत बजाया, मौन दिया, स्थान दिया। हाई स्कूल के शिक्षकों को नहीं पता था कि इसके साथ और क्या करना है। यह दूसरों से कई स्तर ऊपर था। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बल्कि अपने दृष्टिकोण के लिए भी एक संदर्भ बन गए। उन्होंने सहकर्मियों का बचाव किया, अनुचित निर्णयों पर सवाल उठाए, सुधारों का प्रस्ताव रखा। 16 साल की उम्र में वह नेता बन गए। इसलिए नहीं कि उसने ऐसा बनने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि दूसरों ने भी उसका अनुसरण किया। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि वह एक राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति मंच में भाग लेना चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ स्वयं किया, साइन अप किया, एक निबंध लिखा, साक्षात्कार पास किया। कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा, असमानता, झूठी योग्यता के बारे में बात की। उनकी आवाज दृढ़, सीधी, कोई नफरत नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। इसकी सराहना की गई। जब वह वापस आए तो उन्होंने कहा, यह तो बस शुरुआत है, और मुझे विश्वास था। मैं हमेशा उसके पीछे था, हर कदम, हर उपलब्धि की प्रशंसा करता था, एक गर्व जो हर दिन मेरे भीतर बढ़ता था। वह लड़का, वह युवक, अब सिर्फ मेरा पोता नहीं था। वह इस बात का जीता जागता सबूत था कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। जब माटेओ 17 साल के हुए तो उनका नाम उन जगहों पर पहचाना जाने लगा जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब एक स्थानीय समाचार पत्र में एक साधारण लेख से शुरू हुआ। सार्वजनिक शिक्षा के बारे में एक निबंध प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक साक्षात्कार दिया। पत्रकार को अपनी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मुझे बाद में बताया, जब वह मुझसे स्कूल के दालान में मिला और शर्माते हुए मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा, वह ऐसे व्यक्ति की तरह बात करते हैं जो 50 साल जी चुका हो और 10 जिंदगियां जी चुका हो। मैं इसे सुधारने की आवश्यकता के बिना मुस्कुराया। जल्द ही एक रेडियो कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण आया। फिर युवा बुद्धिजीवियों के लिए एक वेबसाइट पर एक राय कॉलम। उन्हें मंचों, गोलमेजों, शिक्षा, युवा और विकलांगता पर बहस के लिए आमंत्रित करने वाले ईमेल प्राप्त हुए। प्रत्येक कदम के साथ माटेओ उसी शांति के साथ आगे बढ़ा जिसके साथ एक दिन वह बिना किसी हड़बड़ी के पहली बार खड़ा हुआ था। मैं भागा नहीं। वह शांत रहे। मुझे ठीक ठीक पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। मैं हर चीज में उसके साथ जाता था, घटनाओं को देखता था, पीछे बैठकर, अपने बैग में नोटबुक्स के साथ। उन्होंने सब कुछ लिख दिया, नियंत्रण से बाहर नहीं, बल्कि सम्मान से। मुझे ऐसा लगा जैसे उनका हर शब्द किसी बड़ी चीज का हिस्सा था। मैं किसी दुर्लभ चीज का गवाह था और मैं हर पल, हर भाव, हर तालिया याद रखना चाहता था। हमारा जीवन अभी भी आर्थिक रूप से आसान नहीं था, लेकिन सांस लेने के लिए अधिक जगह थी। माटेओ को अपनी गतिविधियों के लिए छोटे अनुदान मिलने लगे। उन्होंने कार्यशालाएं दी, कभी कभी उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाता था। इससे हम अपने आहार में सुधार कर सके, बेहतर कपड़े खरीद सके, नया स्टोव खरीद सके। कुछ भी विलासितापूर्ण नहीं, लेकिन छोटे छोटे सुधारों ने हमारे जीवन को और अधिक सम्मानजनक बना दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं काम करना बंद कर दूं। उन्होंने कहा कि अब मेरी देखभाल करने की बारी उनकी है। मैंने अभी भी घर के आसपास कुछ काम किए, लेकिन पहली बार मुझे इसे बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने उन्हें बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने बिना कागजात की आवश्यकता के आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए देखा। उनका प्रक्षेप पथ यही नहीं रुका। यह कोई साधारण गवाही नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन था। उसने जो कुछ झेला उसे उसने शर्मिंदा होने वाली चीज के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक बड़े निदान के हिस्से के रूप में देखा। वह सिर्फ एक मामला नहीं था, बल्कि वास्तविकता को बदलने की संभावना थी। एक बार, एक व्याख्यान में, एक वृद्ध महिला ने मुझे गले लगाया और मुझसे कहा कि मैं उसकी मां हूं, भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया था। उन्होंने मुझसे उनकी देखभाल जारी रखने को कहा। मैंने उत्तर दिया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है,
वह जानता है कि अपना ख्याल कैसे रखना है और अब वह ही मेरा ख्याल रख रहा है। निमंत्रण आते रहे। कुछ को उसने मना कर दिया, कुछ को मैंने भी। मैं खाली आयोजनों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वह जानता था कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, और हमेशा वही कहता था जो कहने की जरूरत होती थी। वह अब सिर्फ एक होनहार युवक नहीं रहा, एक मिसाल बन गया। कई लोगों ने उनका अनुसरण किया और उनके बारे में राजनीतिक वादे के रूप में बात करना शुरू कर दिया। वह कुछ नहीं बोला, वह बस मुस्कुराया, अपनी पढ़ाई जारी रखी और अधिक पढ़ा और एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। उन्होंने प्रवेश परीक्षा बिना किसी कठिनाई के उत्तीर्ण की, न केवल अपने ग्रेड के कारण, बल्कि अपने प्रशिक्षण, अपने लेखन, अपने सामाजिक कार्यों के कारण। वह तैयार था। मुझसे जितना हो सका मैंने उसकी मदद की। मैंने उसके कपड़े सिले, उसकी चीजें व्यवस्थित की, उसके साथ उसके नए अपार्टमेंट में गया, 2 अन्य लड़कों के साथ साझा किया। उसका अपना कमरा, एक साधारण रसोईघर, एक स्नानघर होगा। जब मैंने उसे वहां छोड़ा तो मेरे लिए वहां से निकलना मुश्किल हो गया। हम कभी अलग नहीं हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि वह पल जरूरी था। मैंने उसके लिए भोजन का एक बैग, एक कंबल और एक पत्र छोड़ा। पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है और जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी, मैं वहां मौजूद रहूंगा। उसने मुझे कसकर गले लगाया, जैसे उसने तब किया था जब वह एक बच्चा था। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, यह उड़ान भरने का समय है। मैं अकेला घर लौटा, जगह खाली लग रही थी। मैंने उनकी किताबें, उनके कागजात, उनकी कुर्सी रखीं। उसकी मेज अछूती रह गई थी। मैं अभी भी कुछ भी हिला नहीं सका, लेकिन मैं रोया नहीं। उदासी से नहीं, बल्कि एक अलग अकेलेपन से, जो राहत लेकर आया। वह वही था जहां उसे होना चाहिए था, और मैं भी वैसा ही था। हम हर दिन बात करते थे। उसने मुझे कक्षाओं, शिक्षकों, बहसों के बारे में बताया। उसने मुझे उन किताबों की तस्वीरें भेजीं जो वह पढ़ रहा था, अपने सहपाठियों की, प्रेरणादायक वाक्यांशों से भरी दीवारों की। कभी कभी वह कहता था कि यह कठिन है, कि वह अकेला महसूस करता है, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। मैंने हमेशा उस पर विश्वास किया। समय के साथ उन्होंने विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने लेख प्रकाशित किए, व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया और राष्ट्रीय मीडिया द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया। उनका नाम सिर्फ एक अच्छे छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरती हुई सार्वजनिक हस्ती के रूप में पहचाना जाने लगा। एक दिन उसने मुझे फोन करके कहा कि वह नगर निगम युवा परिषद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। यह सिर्फ पहला कदम था। मैं शक्ति की तलाश में नहीं था, बल्कि एक आवाज की तलाश में था। मैं चीजों को अंदर से बदलना शुरू करना चाहता था। मैंने कहा कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। उन्होंने कम संसाधनों के साथ, सड़कों पर चलकर, बोलते हुए, अपने विचारों से आश्वस्त होकर अभियान चलाया। उन्होंने कुछ भी आसान वादा नहीं किया। निसंदेह, यह प्रत्यक्ष था, और वह थोड़े अंतर से जीत गया, लेकिन वह जीत गया। माटेओ अब केवल एक अच्छा छात्र नहीं था, बल्कि एक उभरता हुआ राजनीतिज्ञ भी था। मैंने घर पर अपनी जिम्मेदारियां, अपनी बैठकें जारी रखीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उन्होंने कानून भी बनाया, प्रस्ताव रखा और हस्तक्षेप भी किया। यह शहर में एक सक्रिय उपस्थिति बन गई। और मैं, हमेशा की तरह, पीछे रह गया, चुप, गर्वित, उस पोते को देख रहा था, जिसे पहले सभी ने नजरअंदाज कर दिया था, अब कई लोगों द्वारा सुना जा रहा है। और सबसे अच्छा अभी आना बाकी था। जब टॉमस वापस लौटा, तो कोई चेतावनी नहीं थी। कोई पत्र, संदेश या फोन कॉल नहीं। यह अभी प्रकट हुआ। सबसे पहले, एक पड़ोसी ने मुझे चेतावनी दी कि एक आदमी गेट के सामने खड़ा है, जिसमें दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नाम मेरी स्मृति में गूंज उठा। कई वर्ष हो गए जब मैंने यह कहा था, और उससे भी अधिक समय हो गया जब मैं इसे भूल गया था। अगले सप्ताह वह लौट आया। अब आपने इसे सही समझा। जब मैंने दरवाजा खोला और उसे वहां देखा, उसकी घिसी पिटी जैकेट थी और उसके हावभाव ऐसे थे जिन्हें समझना मुश्किल था, तो मेरा शरीर अकड़ गया। यह कोई भावना नहीं थी, नहीं नफरत थी, बल्कि जो वापस नहीं लौटना चाहिए उसके सामने एक पक्षाघात था। मैंने उसका नाम नहीं बताया, और उसने मेरा भी नहीं बताया। उसने बस इतना पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है। मैंने विनम्रतावश दरवाजा खोला, इससे अधिक कुछ नहीं। वह बैठ गया, चारों ओर देखा,
मानो मापने की कोशिश कर रहा हो कि सब कुछ कितना बदल गया है। उन्होंने माटेओ के बारे में बात की, उन्होंने टीवी पर उनके बारे में क्या देखा, अखबारों में पढ़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने क्या हासिल किया है। उन्होंने क्लारा का उल्लेख किया, कहा कि वह दूर से उनका पीछा करती थी, कि उन्हें गर्व था कि वे उससे बात करना चाहते थे। मैं चुप रहा, उसकी बातें सुनता रहा। उन्होंने पिछली गलतियों, कठिन निर्णयों का जिक्र किया, लेकिन बिना माफी मांगे या रोए, बस उस बात को सही ठहराया जिसका कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को फिर से ढूंढने के लिए मेरी मदद मांगी, ताकि उन्हें समझाया जा सके कि चीजें बदल गई हैं, अब वे अलग हैं। मैं उस पल समझ गया, यह अफसोस के बारे में नहीं, बल्कि आवश्यकता के बारे में था। उन्होंने अपने बेटे को कुछ बनते देखा और वापस लौटना चाहते थे, जैसे कि त्याग ने कोई निशान नहीं छोड़ा हो। मैंने शांति से बात की। उसने उससे कहा कि माटेओ अब वह असहाय लड़का नहीं है जिसे उसने छोड़ दिया था। अब उसने अपने निर्णय स्वयं लिए। यदि आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आप उसकी तलाश कर सकते हैं, लेकिन स्वचालित समझ की अपेक्षा न करें। जो दरवाजा उसने 20 साल पहले बंद किया था वह एक स्पर्श से नहीं खुलेगा। टॉमस अपना सिर नीचे करके चला गया। मुझे नहीं पता था कि यह शर्म थी या गुस्सा। उसने कहा कि वह वापस आएगा, और इस बार वह क्लारा के साथ वापस आया। वो रोई। उसने बिना इजाजत के मुझे गले लगा लिया। क्लारा ने मुझे बताया कि उसे इसका पछतावा है। जब भी वह माटेओ को मीडिया में देखती थी तो उसकी पीड़ा बढ़ जाती थी, कि वे जो करते थे उसके कारण वह सो नहीं पाती थी। उसने मुझसे उन्हें न हटाने का आग्रह किया। मैंने बिना दया के उनकी बातें सुनी, लेकिन दूर से, जैसे मैं किसी और की कहानी सुन रहा हूँ। मैंने खुद से पूछा, ऐसा क्यों था? वे अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं थे। अगले दिन माटेओ आया, और मैंने उसे बताया। वह काफी देर तक चुप रहे, जब तक कि उन्होंने मिलने के लिए नहीं कहा। वह माता पिता की बात सुनना चाहता था। इसलिए नहीं कि मुझे विश्वास था कि कुछ भी बदलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मुझे उस अध्याय को बंद करने की जरूरत है। बैठक संक्षिप्त थी। क्लारा रो पड़ी। टॉमस ने माटेओ की आंखों में देखने से परहेज किया। उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के खोखले शब्दों में बात की। माटेओ ने उन्हें बात करने दी, और फिर उसने जवाब दिया। उसने कहा, वह उनसे नफरत नहीं करता था, लेकिन उसने उनके बिना जीना सीख लिया था। उसके लिए मैं उसकी माँ थी। उनकी कहानी पूरी थी, इसे उनके माता पिता से संशोधित संस्करण की आवश्यकता नहीं थी। उसने उन्हें दुनिया में लाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें वापस लौटने का कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए अभी देर नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें जो चाहिए था, काम, समर्थन, स्नेह, देर से पछताने से हासिल नहीं होगा। मैं उन्हें दरवाजे तक ले गया, उन दोनों की आंखों में देखा और कहा, हर कोई चुनता है कि उन्हें परिवार में कब रहना है। जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने साथ नहीं रहने का फैसला किया, और अब बहुत देर हो चुकी है। मैं चिल्लाया नहीं, मैंने अपमान नहीं किया, मैं रोया नहीं, मैंने बस दरवाजा उतनी ही मजबूती से बंद किया जितना उन्होंने एक बार बंद किया था। उस रात माटेओ ने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह उनके लिए किया, बल्कि मेरे लिए भी किया। अब उस कहानी को खत्म करने का, भूतों के बिना आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं जानता था कि वह सही था। हम एक दरवाजा बंद करते हैं और अंत में बाकी सभी दरवाजे खोल देते हैं। उस दिन के बाद जिंदगी ने अपनी राह पकड़ ली, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। यह क्रोध या अभिमान या तत्काल राहत नहीं थी। वह एक सन्नाटा था, एक गहरी खामोशी। वह उदासी नहीं बल्कि व्यवस्था का भाव था। मानो सब कुछ अंततः अपनी जगह पर था, जैसे कि वर्षों के संघर्ष की पहेली अंततः समझ में आ गई थी। मुझे अब यह उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारी कहानी समझेगा, नहीं, मैं अब इसे समझाना चाहता था। अब सच बताने की जरूरत नहीं रही। जब भी माटेओ किसी समूह से बात करता था, हर बार वह किसी परियोजना पर मतदान करता था। हर बार जब वह घर आता था और मुझसे पूछता था कि मैं कैसा हूँ, क्या मैंने खाना खाया है, क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो उसकी आंखों में देखना काफी था। उसने सीखा कि दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि शांत हो जाता है। यह बदला लेने या जो नहीं दिया गया उसे मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि जो हुआ उसका सम्मान करने के बारे में है। माटेओ इस बात का जीता जागता सबूत था कि असंभव को हासिल किया जा सकता है,
कि एक परित्यक्त बच्चा एक उदाहरण बन सकता है और एक गरीब और अकेली महिला कृतज्ञता की अपेक्षा किए बिना माँ, शिक्षक और समर्थक बन सकती है। मुझे अब घर से बाहर काम करने की जरूरत नहीं थी। माटेओ ने मुझसे आराम करने, पढ़ने और हमारी बालकनी पर पौधों की देखभाल करने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक वैयक्तिकृत पुस्तकालय दिया और उसे उन पुस्तकों से भर दिया जो उन्हें लगा कि मैं पसंद करूंगा। मैं धीरे धीरे अपनी गति से पढ़ता हूँ और दोपहर में मैं आवश्यकता से नहीं बल्कि प्रेम से खाना बनाता हूँ। और वह अभी भी अपने द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक व्यंजन से खुश था, उस मुस्कुराहट के साथ जो तब प्रकट हुई जब उसने देखा कि मेरा चेहरा पहली बार खाते ही चमक उठा। हमारी बातचीत बदल गई। अब हमने देश के बारे में, भविष्य के बारे में, वह क्या बनाना चाहते थे इसके बारे में अधिक बात की। माटेओ ने मेरी बात ध्यान से सुनी, भले ही मेरे पास ज्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि जीवन को देखने के मेरे तरीके ने उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण दिया है। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो हमें खड़े रहने के लिए फर्श साफ करके जो कुछ मैंने सीखा है वह सिखा सके। उन्होंने मुझे मूल्यवान महसूस कराया, उन्होंने मुझे उपयोगी महसूस कराया, बिना कुछ मांगे। कभी कभी हम टहलने जाते थे, सिर्फ वह और मैं, उन सड़कों पर जहां कोई हमें नहीं पहचानता था, बिना यह जाने कि हम कहां से आए हैं, बिना व्हीलचेयर या टूटे फूटे कपड़ों के बैग के निशान के। अगर किसी ने हमारा अभिवादन किया तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसकी कहानी जानते थे, क्योंकि उन्होंने जो हासिल किया था उसकी वे प्रशंसा करते थे। उन्होंने कभी भी अहंकारपूर्वक अपने करियर का उल्लेख नहीं किया, वे कभी नहीं भूले कि उन्होंने कहां से शुरुआत की थी। हर भाषण में, हर व्याख्यान में उन्होंने हमेशा यह स्पष्ट किया कि उन्होंने अकेले कुछ नहीं किया। वह हमेशा कहते थे, उसे धन्यवाद जिसने मुझ पर विश्वास किया जब किसी और ने विश्वास नहीं किया। और मैं जानता था कि उसका मतलब मुझसे था। मुझे कभी यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या उसने अपने पिता या क्लारा को माफ कर दिया है। यह कभी आवश्यक नहीं था। वह बिना नफरत, बिना भावनात्मक कर्ज के जिए, और वह काफी था। मैंने भी उस बोझ को उतार दिया था, खुद को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि इसे अब और नहीं ढोने के लिए। शांति एक रहस्योद्घाटन के रूप में नहीं आई, इसे इशारों, दिनचर्या और विश्वास के माध्यम से दिन ब दिन बनाया गया था। मैंने उसे बढ़ते, परिपक्व होते, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हुए देखा और वही लड़का बना रहा जिसने मुझे कपड़े मोड़ने में मदद की, जिसने मेरे लिए चाय बनाई, जिसने मुझे सोफे पर सो जाने पर कंबल से ढक दिया। हम बिना किसी अतिशयोक्ति के अच्छे से रहते थे। एक आरामदायक अपार्टमेंट, हर जगह बिखरी किताबें, खिड़कियों में पौधे और एक पुराना रेडियो जिस पर हम दोपहर में संगीत सुनते थे। माटेओ ने काम करना, अध्ययन करना और योजना बनाना जारी रखा। कभी कभी वह मुझसे कहते थे कि वह एक किताब लिखना चाहते हैं, वह हमारी कहानी बताना चाहते हैं। मैंने उससे कहा कि ऐसा करो, इसे उसका रहने दो, लेकिन उसे यह बताना कभी मत भूलना कि हम किस दौर से गुजरे हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास क्या कमी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत कमी थी, स्वास्थ्य, पैसा, समर्थन, न्याय। लेकिन हमारे पास जरूरी चीजें भी थीं। हम हार नहीं मानना चाहते थे। हमारे बीच परस्पर सम्मान था। जब आवश्यक था तो हमारे पास मौन था, और जब दर्द बहुत अधिक था तो शब्द थे। हमारे पास वह समय था जो हमने एक साथ बिताया। और वह, अब जानता था, कई लोगों के कहने से कहीं अधिक था। वे उन्हें प्रमुख कार्यक्रमों, सम्मेलनों, महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ बैठकों में आमंत्रित करने लगे। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने उससे हाँ कहा कि जब तक उसने अपना ध्यान नहीं खोया तब तक डरने की कोई बात नहीं थी। सत्ता अपने आप में भ्रष्ट नहीं होती, ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति इसके आने का कारण भूल जाता है। और माटेओ नहीं भूले। कभी कभी युवा लोग, छात्र, स्वयंसेवक, भावी राजनेता हमारे घर आते थे। मैं उनके लिए मेट या कॉफी बनाती और रसोई से सुनती। उन्होंने उनसे समान रूप से बात की। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक नहीं सिखाया। मैंने सच कहा, जो सच था, जो कठिन था, जो कोई नहीं बताता। वे उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनके पद के कारण नहीं, बल्कि उनके इतिहास के कारण। मैंने माटेओ को न केवल एक पेशेवर के रूप में, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखा है। और मुझे लगा कि हर चीज, बिल्कुल हर चीज, इसके लायक थी। मेरे पास कोई विलासिता नहीं थी, कोई आभूषण या संपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक शांतिपूर्ण जीवन था, बिना चीख पुकार वाला एक घर, एक पोता जिसने हर वाक्य,
हर निदान, हर पूर्वाग्रह पर विजय प्राप्त की। और सबसे बढ़कर, मेरे पास स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना मेरी सारी सच्चाई जीवित थी। क्योंकि जिस उम्र में मैं था, उस उम्र में मैं केवल यही चाहता था, शांति से सोऊं, बिना किसी चिंता के जागूं और जानूं कि मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। जब माटेओ ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो कोई उत्साह नहीं था। मैं चिल्लाया नहीं, मैं कूदा नहीं, मैं कैमरे पर रोया नहीं। जब वह शपथ ले रहे थे तो मैं बस उन्हें देखता रहा, दृढ़ता से, हमेशा की तरह उसी शांत भाव के साथ। मैं आगे की पंक्ति में था, साधारण कपड़े पहने हुए, हमेशा की तरह बाल बांधे हुए, हाथ मेरी गोद में बंधे हुए थे। किसी ने मुझे केंद्र की ओर नहीं धकेला। मैं उसकी तलाश नहीं कर रहा था। मैं जानता था कि मेरी जगह वही है। मैं चुपचाप देखता रहा, यह जानता रहा कि वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। समारोह के बाद गले मिलना, बधाइयाँ, कैमरे, साक्षात्कार आए। वह मेरे पास आया, मेरा हाथ थाम लिया और बिना शब्दों के मुझे हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। मैं समझा, हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। सब कुछ कई साल पहले ही कहा जा चुका था। हर गर्म भोजन में, हर रात की नींद हराम में, हर दिन में हम जीवित रहे जब कुछ भी नहीं था। मातेओ अहंकारी नहीं बने। वह जल्दी उठता रहा, पढ़ता रहा जैसे कि उसे अभी भी परीक्षा देनी है, बोलने से ज्यादा सुनना जारी रखा। वह युवा थे, लेकिन दुर्लभ परिपक्वता के साथ, किताबों में नहीं, कठिनाइयों में गड़े गए थे। प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय में वे मुझसे सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में परामर्श लेते थे। उसे मेरी तकनीकी राय की जरूरत नहीं थी, बल्कि यह जानने की जरूरत थी कि क्या वह जो कर रहा था वह उन मूल्यों के अनुरूप था जो उसे वहां लाए थे। हम एक ही शहर में अलग अलग लेकिन पास अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरे पास सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने मुझे घर, ड्राइवर, घरेलू नौकर देने की पेशकश की। मैंने न्यूनतम स्वीकार किया। एक शांत, आरामदायक जगह, एक बगीचे के साथ जहां मैं फूल और अपनी किताबें उगा सकता था। एक पुस्तकालय जहां उन्होंने अपने बारे में सब कुछ रखा, उनके भाषण, पदक, तस्वीरें। साथ ही मेरी पुरानी नोटबुक, जिसमें मैं 5 साल की उम्र से ही सब कुछ लिखता था। उन्होंने इसे शर्म के कारण नहीं, बल्कि सम्मान के कारण गुप्त रखा। कभी कभी वे मुझसे साक्षात्कार के लिए कहते थे, वे नेता के पीछे की महिला के बारे में लेख लिखना चाहते थे। वह हमेशा एक ही बात कहते थे, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। हम हमेशा साथ साथ चलते हैं, और यह सच था। मुझे उसके द्वारा धक्का नहीं दिया गया। मैंने उसे धक्का दिया, रास्ता खोला, कीचड़ साफ किया, पसीना सुखाया, जमीन तैयार की। उसने बाकी काम किया क्योंकि मैं जितना आगे तक जा सकता था गया, और वह उससे भी आगे चला गया। माटेओ ने नए कार्यक्रम बनाए, महत्वपूर्ण कानूनों को बढ़ावा दिया, अस्पतालों का दौरा किया, भूले बिसरे इलाकों का दौरा किया, अपनी जैसी कहानियों के साथ बच्चों को गले लगाया। उसने कभी भी अपने अतीत का इस्तेमाल खुद को पीड़ित करने के लिए नहीं किया, लेकिन उसने इसे छिपाया भी नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि आप जिसे नाम नहीं देते उसे बदल नहीं सकते, और वह इस बात का प्रमाण थे कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति और सच्चा प्यार हो तो जीवन बदल सकता है। उनकी कहानी ने प्रेरणा दी, इसलिए नहीं कि वह उत्तम थी, बल्कि इसलिए कि वह वास्तविक थी। उनकी उम्र 78 साल से ज्यादा हो चुकी थी। मेरा शरीर धीमा था, मेरे दिन शांत थे। मैं सूरज के साथ उठा, पौधों को पानी दिया, हल्का संगीत सुना, पत्र लिखे जो मैंने कभी नहीं भेजे। कभी कभी मेरे पास युवा लोग आते थे जो मुझसे मिलकर मुझे धन्यवाद देना चाहते थे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि माटेओ ने उन्हें हार मानने से बचाया। मैंने उनकी ओर देखा, उन्हें एक कप चाय की पेशकश की और उनसे कहा कि उन्होंने खुद को बचा लिया। उन्होंने बस उन्हें याद दिलाया कि वे इसके लायक थे। एक दिन एक संपादक मेरे पास आए। वह चाहते थे कि मैं हमारे इतिहास के बारे में एक किताब लिखूं। उन्होंने मुझे पैसे, प्रचार, साक्षात्कार की पेशकश की। मैंने कहा नहीं, वह कहानी पूरी तरह मेरी नहीं है। अगर कोई इसे बताएगा तो वह माटेओ होगा। लेकिन मैंने उसे अपनी नोटबुक दे दी। मैंने उससे कहा कि वह एक भी चीज न बदले, क्योंकि वह नोटबुक ही मेरे पास थी। सच्चाई, जो रात रात भर मेरे कांपते हाथ से लिखी गई थी, जब वह मेरे बगल में सोता था। माटेओ ने इसे पढ़ा, और उन्होंने कहा कि जब वह पद पर नहीं रहेंगे तो वह इसे प्रकाशित करेंगे। अहं को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को यह बताने के लिए कि सब कुछ खोया नहीं है।
कि हमेशा एक रास्ता होता है, भले ही वह पहली बार में अदृश्य लगता हो। मैं उन्हें एक सम्मानित नेता के रूप में स्थापित होते देखने के लिए काफी समय तक जीवित रहा। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने उनकी स्पष्टता, उनकी ईमानदारी, उनके प्रयास के लिए किनारे से उनकी सराहना की। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने विचारों को वास्तविकता में बदल दिया, और जब भी मैंने उन्हें स्क्रीन पर देखा, उनकी गरिमा में मुद्रा के साथ, मुझे लगा कि मेरा जीवन इसके लायक था। हम में से सभी मूर्त विरासतें नहीं छोड़ते। हम इमारतें नहीं बनाते, हम स्कूल नहीं बनाते, हम धन संचय नहीं करते। लेकिन मैंने एक व्यक्ति का निर्माण किया, मैंने एक आत्मा का निर्माण किया। मुझे यह देर से समझ आया, लेकिन यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक था। जब मुझे पता चला कि मेरा समय आत्म हो रहा है, तो मुझे कोई डर नहीं लगा। मुझे शांति महसूस हुई। मैंने मातेयो को आखिरी पत्र लिखा। मैंने कहा कि मेरे पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं है, कि बाकी रास्ता उसका है, कि मेरा मिशन पूरा हो गया है, कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा उसका एहसास मेरी हड्डियों में होगा, भले ही मैं अब उसे गले लगाने के लिए वहां न रहूं। मैंने उनसे कहा कि वे श्रद्धांजलि न दें, सार्वजनिक रूप से न रोएं, मुझे कांसे में अमर करने की कोशिश न करें। मैंने उससे हमेशा की तरह शांति से, ईमानदारी से, सरलता से रहने को कहा। कठिन दिनों में, संदेह के क्षणों में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, यह जानते हुए कि वह वहां होगा। और उसने यही किया। और मुझे पता था कि मैं क्या हूँ। एक महिला जिसने टूटे हुए हाथों से एक टूटे हुए बच्चे को पकड़ रखा था। जब तक हम दोनों ने दुनिया में चलना नहीं सीखा, मानो हम हमेशा अजय रहे हों। और इस तरह मेरी कहानी खत्म हो गई, एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक जड़ के रूप में।